तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 की इस क्लास में, जिसमें आज हमें वो राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी और साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि और हिंदी के प्रश्न वो करने वाले हैं। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की सीमाओं का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है, ये आपसे पूछा गया है। इन दिनों राजस्थान की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कटरा गांव गंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा तक, या फिर कोणा गांव गंगानगर से सिलाना गांव बांसवाड़ा तक, या फिर कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, या फिर कटरा गांव गंगानगर से सिलाना गांव बांसवाड़ा। ये आपको बताना है कि राजस्थान की जो सीमाओं का विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक है। राजस्थान की सीमाओं का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक है, वो है आपके कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक। ठीक है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नेक्स्ट, रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान की है से एक सटी हुई सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है। रेड क्लिफ रेखा है वो सर्वाधिक किस जिले से स्पर्श करती है, किस जिले की है। जोधपुर की है, जैसलमेर, बाड़मेर, या फिर बीकानेर। रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान से सटी सर्वाधिक सीमा रेखा लंबी सीमा है वो किस जिले की है, वो जिला आ जाएगा आपका जैसलमेर। आपको याद रखना है, 2 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नदी व उसके किनारे पर पनपी प्राचीन सभ्यताओं में निम्न युगमों में कौन सा असंगत युगम है। यानी नदी और उसके किनारे पर पनपी जो सभ्यताएं हैं उनके कौन सा इनमें से है वो सुमेलित किया हुआ नहीं है, वो आपको बताना है। असंगत कौन सा है। जैसे बेडस नदी है, इस पर आर्य सभ्यता पनपी थी क्या, ये आपको बताना है। सरस्वती नदी जो नदी है वहां पर कालीबंगा सभ्यता, कोठारी नदी है वहां पर बागुर सभ्यता, और कांतली नदी है वहां पर बेराट सभ्यता। ये इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो इसमें असंगत युगम कौन सा है, ये आपको पूछा है। इसमें जो असंगत युगम है वो है कांतली नदी पर बताया गया है क्या, बैराट सभ्यता। ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आर्य सभ्यता है वो बेडस नदी पर पनपी थी, बिल्कुल बात सही है। कालीबंगा सरस्वती नदी और बागुर सभ्यता कोठारी नदी, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नेक्स्ट, माही नदी किन किन राज्यों में बहती है, ये आपको बताना है। माही नदी है वो किन किन राज्यों में बहती है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। दूसरा है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तीसरा है पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चौथा है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो माही नदी है वो किन किन राज्यों में बहती है। माही नदी बहती है वो बहती है आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। वो प्रश्न ये है कि कौन सा युगम सुमेलित नहीं किया हुआ है, वो आपको बताना है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, और सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर में। ये आपको बताना है कौन सा जिला इसमें से युगम है वो सुमेलित नहीं है। इसके बारे में कथन जी, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है क्या, तो बिल्कुल सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है, बिल्कुल बात सही है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार आपसे पूछा है भरतपुर में, ये कथन क्या है, सुमेलित नहीं है। तो चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी है। राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी है। रणथंबोर बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ परियोजना, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, या फिर रामगढ़ विषधारी परियोजना। राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी है, वो है आपकी रणथंबोर बाघ परियोजना। कौन सी है, रणथंबोर बाघ परियोजना है वो राज्य की कैसी है, पहली बाघ परियोजना है वो यहाँ पर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो ये प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा युगम असंगत है। असंगत मतलब किसके बारे में दिया हुआ है, नस्ल है और उसकी पशु प्रजाति, यानी ये पशु है उसकी ये नस्ल है, यानी किस नस्ल, कौन सी पशु की कौन सी नस्ल है इसमें सम्मिलित किया हुआ है, यानी ये आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जिसमें दी गई क्या बताया हुआ कि बदावरी और मुर्रा ये भैंस की नस्ल है, बिल्कुल बात सही है। बदावरी और मुर्रा किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है, ठीक है। गिर, रेंडा और राठी ये गाय की नस्ल है, बिल्कुल है। जखराना ये बकरी की नस्ल है क्या, बिल्कुल है ना। जखराना नस्ल है वो बकरी की है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन वर्षा ये घोड़ी की नस्ल है, ये बात क्या है, असंगत है। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। माई धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है। माई धवल राजस्थान की किस फसल मुख्य फसल की एक किस्म है।
मक्का की है, ज्वार की है, गेहूं की है या फिर चना की है? तो माई धवल किसकी है? मक्का की है। तो ऑप्शन नंबर एक ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राजस्थान की प्रथम प्रमुख सिंचाई योजना कौन सी है? राजस्थान की प्रथम प्रमुख सिंचाई योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, गुड़गांव नहर या फिर भरतपुर नहर? राजस्थान की प्रथम प्रमुख सिंचाई योजना कौन सी है? वो सिंचाई योजना आपकी हो जाएगी गंगा नहर। ऑप्शन नंबर दो ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुमेलित करना है आपको। क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित कैसे करोगे? यहाँ पर पूछा गया है, जो एक तो खनिज के आपको यहाँ पर क्षेत्र बताए हुए हैं और एक खनिज है, तो किस खनिज का ये क्षेत्र है इसके बारे में आपको इनको सुमेलित करना है। रामपुरा अगुचा, फिर है अभ्रक, नीमला राइसेला रॉक फॉस्फेट, राठी बिरमानिया लोहा और दांता बुनास्टों का सीसा जस्ता, इसके बारे में इनको सुमेलित करना है। कैसे करोगे सुमेलित? तो रामपुरा अगुचा की बात करें, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन किसका क्षेत्र है ये रामपुरा अगुचा, है ना? रामपुरा अगुचा किसका क्षेत्र है? ये आ जाएगा आपका सीसा जस्ता के लिए। किसके लिए आ जाएगा? सीसा जस्ता के लिए। ठीक है, फिर है आपका नीमला और राइसेला, तो ये किसके लिए है? ये है लोहा के लिए। और लाठी बिरवानिया ये किसके लिए आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका रॉक फॉस्फेट के लिए। और पीछे बचा दाता बुनास्टों का, ये आ जाएगा अभ्रक के लिए। अब आपको इनमें से ऐसे क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। देखिए तो पहले में क्या बताया हुआ है? रामपुरा अगुचा मतलब 4 नंबर ऑप्शन। तो 4 नंबर ऑप्शन कहाँ पर है लाइन में? देखिए तो एक तो है 2 में और एक है 3 में। ठीक है, एक तो किस में है? 2 में है और एक किस में है? 3 में है। ठीक है, अब तो पहले आपको फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को काट लेना है, चौथे नंबर वाले ऑप्शन को क्या कर लेना? काट लेना है, क्योंकि ये आपके काम के है नहीं। बच्चा दूसरा और तीसरा, इनमें से दोनों है। अब देखिए निमला राइसेला ये किसके लिए है? आपने का लोहा, लोहे के लिए। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन किसमें है? देखो इसमें है, इसमें 1 नंबर ऑप्शन बता रहा है, तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। बच्चा कौन सा? तीसरा ऑप्शन। तो ये तीसरे नंबर वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सी जोड़ी बेमेल है जिसमें मेल नहीं खाती है? पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध है वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दूसरा खानवा का युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तीसरा है तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और प्रताप के मध्य हुआ था। कौन सी जोड़ी बेमेल है? तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ना कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? राव दलपत सिंह को, राव सूर सिंह को, राव करण सिंह को, राव अनूप सिंह को? तो ये जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी राव अनूप सिंह को। चौथा नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में संधि की थी? सिरोही रियासत थी, कोटा रियासत, जैसलमेर या फिर भरतपुर? तो सबसे अंत में जो संधि करने वाली ब्रिटिश सरकार के साथ वो थी आपकी सिरोही रियासत। ऑप्शन नंबर एक ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन है? माधो सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह या फिर राम सिंह? कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? वो थे आपके माधो सिंह। ऑप्शन नंबर एक ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं और 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? गुर्जर प्रतिहार, आबू के परमार का, सांबर के चौहानों का या फिर गुहिल सिसोदिया का? तो वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं और 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? वो शासन रहा है आपके आबू के परमारों का। तो ऑप्शन नंबर दो ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दफेदार मोती खां एवं सूबेदार शीतल प्रसाद ने जिनके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया, किस सैनिक संगठन से संबंधित है ये? दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद ये किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? जोधपुर लीजियन, शेखावटी ब्रिगेड, मेरवाड़ा बटालियन या फिर मेवाड़ बेल कोर से? बताइए। तो ये दोनों ही थे वो जोधपुर लीजियन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर एक ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राजस्थान में प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था गोविंद गिरी द्वारा, मोतीलाल तेजावत द्वारा, साधु सीताराम दास द्वारा या फिर केसरी सिंह बारठ द्वारा? एक ही आंदोलन का जो सूत्रपात है वो किसने किया था? वो किया था आपके मोतीलाल तेजावत ने। ऑप्शन नंबर दो ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के करते से दुगुना विभत्स कांड बताया था? कौन सी घटना थी जिसको महात्मा गांधी ने डायर के करते से दुगुना विभत्स कांड है वो बताया था? निमूसना घटना मई 1925, चंडावल की घटना मार्च 1942, लाबड़ा की घटना मार्च 1947, बरड़ की घटना जून 1922?
कौन सी घटना थी वो? तो वो थी आपकी निमुषणा घटना थी जो मई 1925 की। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की नहीं है? आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, जागरण रोधी नायो। कौन सी पुस्तक है वो सागरमल गोपा की नहीं है? तो वो सागरमल गोपा की पुस्तक कौन सी नहीं है इसमें से? वो नहीं है आपकी जागरण रोधी नायो, ये नहीं है। बाकी आजादी के दीवाने हैं, रघुनाथ सिंह का मुकदमा है, जैसलमेर में गुंडाराज है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 के में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? यानी राजस्थान का जो एकीकरण था उसके जो 7वां चरण था 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्र थे उनको सम्मिलित किया गया था? मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही या अजमेर और आबू देलवाड़ा। तो वो क्षेत्र थे आपके अजमेर और आबू देलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में बताई गई है? यानी राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 123? किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो अनुच्छेद 213। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री? उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है वो करता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है? राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है? पहला ऑप्शन है श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती गिरिजा व्यास या फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन सी महिला थी राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? कौन थी वो? तो वो थी श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद चौपान में सर्वोच्च अधिकारी है? राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था में पद चौपान में सर्वोच्च अधिकारी कौन है? मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव है, कैबिनेट सचिव है या फिर सचिव मुख्यमंत्री है? कौन होगा? तो वो होगा आपका मुख्य सचिव। 1 नंबर ऑप्शन ही आपके क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था? अशोक गहलोत का, वसुंधरा राजे का, मोहनलाल सुखाड़िया का, भैरव सिंह शेखावत का? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक था? वो थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? बाबू जी की, रामदेव जी, तेजा जी या फिर मलिनाथ जी? तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? वो होता है आपका मलिनाथ जी की स्मृति में। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपनी शिक्षण अभिरुचि की शिक्षण अभिक्षमता की तरफ। ठीक है, इसके प्रश्न वो करेंगे, परिवार एक साधन है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि परिवार एक साधन है, कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर दूरस्थ शिक्षा का? तो परिवार एक साधन कैसा माना जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा का माना जाएगा। यानी 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। एक शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित करेगा? तो वो कैसे विकसित करेगा? वो करेगा आदर्श रूप से क्या करेगा? बर्ताव करके। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या फिर इनमें से सभी में? बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी कब होगा? वो होगा आपका व्यक्तित्व निर्माण के समय, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है कब होता है? सामाजिक अधिगम आरंभ अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से? सामाजिक अधिगम आरंभ होता है कब होता है? तो वो होता है संपर्क से वो आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है समाज में बड़ों का सम्मान करना, दूसरा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, तीसरा सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, चौथा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो समाजीकरण से जो तात्पर्य है वह है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शेषवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर उत्तर बाल्यावस्था में। तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो वास्तव में कब आरंभ होता है, वो होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण का प्रमुख कारण है, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या फिर परिवार। कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है, तो वो है आपका परिवार। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की खाली जगह भूमिका निभाता है, गौण रूप से, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी या फिर मुख्य। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है, तो मुख्य रूप से क्या है होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है, बालकों की उपलब्धि स्तर को ऊंचा करना, बालकों की क्षमताओं का विकास करना, बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाना या फिर उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक निर्देशन होते हैं, उसका जो उद्देश्य होता है बालकों की उपलब्धि स्तर को ऊंचा करना, बालकों की क्षमताओं का विकास करना, बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाना, तो उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, व्यवसायिक निर्देशन उपयोगी है कब, बालक के उपयुक्त व्यवसाय के चयन में, सामाजिक के विकास हेतु, बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय चयन में या फिर उपयुक्त सभी में। तो व्यवसायिक निर्देशन कब उपयोगी होता है, वो होता है बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय चयन में। ठीक है, तभी क्या होता है उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, व्यवसायिक चयन है, व्यवसायिक चयन क्या है, व्यवसाय के चयन हेतु है, व्यक्ति की प्रधानता, जटिल प्रक्रिया है या फिर उपयोगी है। तो व्यवसायिक चयन क्या है, व्यवसाय के चयन हेतु है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है, बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है, बालकों के अनुभवों को महत्व, बालकों की सक्रिय सहभागिता, मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा का आयोजन या फिर उपरोक्त सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षा किससे संबंधित है, वो है आपके बालकों के अनुभवों के महत्व से संबंधित है, बालकों की सक्रिय इसमें सहभागिता होती है और मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा का क्या हो जाता है आयोजन। तो उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की थी किसने की थी, आदर्शवादियों ने की थी, प्रकृतिवादियों ने की थी, अस्तित्ववादियों ने की थी या फिर इनमें से किसी ने नहीं की थी। तो बाल केंद्रित शिक्षा की जो बात की थी वो किसने की थी, वो की थी आपके किसने की थी, वो की थी प्रकृतिवादियों ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है, करके सीखने पर बल देना, समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन, सामाजिक कुशलता व सामूहिक कार्य पर बल या फिर उपयुक्त सभी। प्रगतिशील शिक्षा की जो मुख्य विशेषताएं क्या है, वो है आपकी करके सीखने पर बल देना, समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन और सामाजिक कुशलता और सामूहिक कार्य पर बल देना, उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, ये कहा था कार्ल व ब्रूस ने, जेम्स ड्रेवर ने, क्रो ने या फिर प्रोफेसर रूस ने। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना और उत्पादन में से होती है, ये किसने कहा था, ये कहा था आपके वो कहा था जेम्स ड्रेवर ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षा में सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है, सीखने में, कल्पना करने में, तर्क चिंतन में, इनमें से सभी। सीखना में सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है, वो होता है आपका सीखने में। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, स्वानुभव द्वारा अर्जित ज्ञान ही सर्वोत्तम होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, पूर्ण सहमत है, आंशिक सहमत है, संभवत है या तो असहमत है, बताइए। स्वानुभव द्वारा अर्जित ज्ञान ही सर्वोत्तम होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, बिल्कुल पूर्णतः क्या है सहमत है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षक के लिए अति आशावादिता एक मानसिक रोग का लक्षण है, आप इस कथन से कहां तक सहमत है, पूर्ण सहमत है, पूर्ण असहमत है, आंशिक सहमत है, पूर्ण सहमत है, यहाँ पर कह नहीं सकता या कह नहीं सकती, बताइए क्या होगा, इसमें जो होगा वो है पूर्ण क्या है सहमत है। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जितनी ही अधिक नवीन संबंधों की दूरी होगी उतनी ही सृजनात्मकता कैसी होगी, अधिक होगी, अधिकतम होगी, सामान्य होगी, कम होगी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल जितनी ही अधिक नवीन संबंधों की दूरी होगी उतनी सृजनात्मकता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षकों का यह दावा कहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं। यानी शिक्षकों का जो दावा है ये कहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं। दावा निरर्थक है, दावा सार्थक है, संभवतः है, आंशिक रूप से ये दावा सत्य है। बताइए तो ये दावा क्या है, निरर्थक है। निरर्थक है, ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब बात करें अपन हिंदी की, हिंदी ठीक है, जिसमें बात की जाती, पहला शब्द है गायिका शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। गायिका शब्द का संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन है गे धनिका, गे धन, गे प्लस अका, या फिर गई प्लस इका, या फिर गो प्लस आइका, या फिर गे प्लस इका। गायिका शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गायिका का क्या हो जाएगा, गई प्लस इका, गायिका, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, पित्राज्ञा है, श्रवण है, जगदीश है, या फिर आशीर्वाद है। यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। व्यंजन संधि का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा जगदीश, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला, निष्ठुर शब्द किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का है, व्यंजन संधि का है, यण संधि का है, या फिर दीर्घ संधि का है। निष्ठुर, निष्ठुर शब्द किस संधि का उदाहरण है ये आपको पूछा गया है। निष्ठुर किस संधि का उदाहरण है, निष्ठुर हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। आपका नंबर ऑप्शन 2 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कुलीन में, कुयोग में, कुचाल में, कुख्यात में। किस उपसर्ग यानी कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो नहीं हुआ आपका कुलीन में, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, तो इसमें क्या हो जाएगा, उच्चारण शब्द में उपसर्ग उच्च, उत या फिर उच्च, तो उच्चारण शब्द में जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा उत उपसर्ग। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, भरपूर में, भरसक में, बरतार में, या फिर भरपेट में। बताइए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर आपके नहीं हुआ है, तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, बताइए किसमें नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है बरतार शब्द है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन शुद्ध कथन कौन सा है, रेडियो की उत्पत्ति किसने की, शुद्ध कथन आपको पहचानना है। उसने मेरा गाना और घर देखा, बच्चे को धोकर फल खिलाओ, या फिर बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। शुद्ध कथन कौन सा है इसमें से, ये पहचानना है आपका। बताइए शुद्ध कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। शुद्ध कथन इनमें से जो शुद्ध कथन है वह बच्चे को सेब काट कर खिलाओ, ये क्या है, शुद्ध कथन है। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, उक्त का सही कथन क्या है। यानी शिक्षा नामक शीर्षक निबंध है वो अच्छा है, उक्त का सही कथन क्या होगा। पहला ऑप्शन है शिक्षा नामक शीर्षक अच्छा है, शिक्षा शीर्षक निबंध अच्छा है, शिक्षा शीर्षक निबंध अच्छा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको बताना है, इसमें से कौन सा कथन आप कैसे मतलब शुद्ध कथन कैसे हो जाएगा, ये आपको बताना है। सही कथन कैसे होगा इसका, तो देखिए शिक्षा शीर्षक निबंध क्या है, अच्छा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका शुद्ध कथन हो जाएगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में शुद्ध कथन क्या है। ये मेरा ही हस्ताक्षर है, आज आपका दर्शन हो गया। जया एक बुद्धिमान बालिका है, उसकी ससुराल जयपुर में है। तो शुद्ध कथन कौन सा होगा, शुद्ध कथन होगा क्या होगा, शुद्ध कथन कौन सा होगा ये आपको शुद्ध कथन, जया एक क्या है, बुद्धिमान बालिका है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा शुद्ध, उसकी थोड़ी होगा, ससुराल, उसका ससुराल जयपुर में है, यहाँ पर ये होता तो ये हो जाता। ठीक है, क्या हो जाएगा, जया एक क्या है, बुद्धिमान बालिका है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न मुहावरों में से संबंधित संगत कथन है, किसी वाक्यांश का विशेष अर्थ में रूढ़ न होना मुहावरा है, या फिर मुहावरों के संबंध में आपको संगत कथन कौन सा वो पहचानना है। मुहावरे का अर्थ बातचीत अभ्यास करना है, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, मुहावरे का स्वतंत्र रूप प्रयोग में होता है। क्या बात कथन सत्य है,
तो मुहावरे का अर्थ बातचीत करना, बातचीत और अभ्यास क्या है करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका क्या हो जाएगा, संगत कथन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इति श्री होना, मुहावरे का विलोम मुहावरा क्या हो जाएगा, अति होना, श्री गणेश करना, कन्नी काटना या फिर कान करना। इति श्री होना, मुहावरे का विलोम मुहावरा क्या हो जाएगा, इति श्री का वो हो जाएगा श्री गणेश करना। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कब्र में पांव लटकना, मुहावरे का अर्थ लंबे पांव होना, मौत के करीब होना, चुंगल में फंसना या फिर अपना मत अलग ही रखना। कब्र में पांव लटकाना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा मौत के करीब होना। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न लोकोक्तियों में से संबंधित संगत कथन कौन सा है, और लोकोक्ति नीति विषय होती है, लोकोक्ति गद्य और पद्य दोनों में ही होती है, लोकोक्ति गागर में सागर भरने का काम करती है, या उपयुक्त सभी कथन संगत है। बताइए लोकोक्ति के संबंध में, तो लोकोक्ति वो नीति विषय होती है, लोकोक्ति गद्य और पद्य दोनों में ही होती है, लोकोक्ति गागर में सागर भरने का काम करती है, उपयुक्त सभी कथन आपके क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला, हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, मुंह लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ में माला सुमरनी, नष्ट कर देना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, युद्ध में मारा जाना। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कपटपूर्ण व्यवहार करना। आप 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, घर आए नाग न पूजे, बाम्बी पूजन जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, घर में आए नाग की पूजा न करो, या फिर नाग के बिल की पूजा करो, या फिर अवसर का लाभ न उठाकर उसकी खोज में जाना, या फिर बहुत कंजूस होना, हो जाएगा अवसर का लाभ न उठाकर उसकी खोज में जाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वह समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान हो, द्वितीय पद प्रथम पद की विशेषता बताता हो, वह उस समास का नाम क्या है। वह समास कौन सा है जिसमें द्वितीय पद की प्रधान हो और द्वितीय पद एवं प्रथम पद की विशेषता बताता हो, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, यहाँ पर द्वंद्व समास। वो समास हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वह समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो, वह समास क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। वह समास हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। अगला, पद की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार है 6, 3, 2, 4। पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी क्लास, जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।